हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 11 चल रहा था और इसमें 1 और 2 अंक वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आप लोग तैयार नहीं करते हैं। ऐसे प्रश्नों का संग्रह मैं लेकर आया हूं जिसे आपको तैयार कर लेना चाहिए। चलिए फटाफट, ये रिवीजन क्लास होते हैं क्योंकि जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे संबंधित जो तथ्यात्मक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मैं सोचता हूं ऐसे भी क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूं। चलिए पहला प्रश्न बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? तो हर्ट्ज ने की थी। ये चीज आपको सबसे पहले पता था कि हर्ट्ज का प्रयोग हमने कराया था, लेनार्ड का हॉलबॉक्स का प्रयोग, लेकिन सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? हर्ट्ज ने की। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी सतह पर प्रकाश किरणें आपतित होती है। देखो बच्चों, जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी समझाता चलूंगा। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित होती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। समझने की कोशिश करेंगे। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होती है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती है। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो सबको पता है जे थॉमसन साहब थे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। विकिरण की कण प्रकृति प्रदर्शित करने वाली 2 परिघटनाओं के नाम लिखिए। तो एक आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया और दूसरा आपका कांपटन प्रभाव। कौन कौन सा? प्रकाश विद्युत प्रभाव और कांपटन प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग किन कारकों पर निर्भर करता है? भाई जैसे हमने कहा कि किसी धातु के सतह पर प्रकाश किरणें आपतित होती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की परिघटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है, तो ये 2 चीजों पर निर्भर करेगी कि जो प्रकाश किरण धातु के सतह पर आपतित हो रही है उसकी आवृत्ति कितनी है। यदि प्रति सेकंड कंपन करने वाली संख्या, प्रति सेकंड कितना कंपन हो रहा है उस प्रकाश किरण के कण की, और साथ में धातु का कार्यफलन क्या है। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है आवृत्ति से। देखो जरा, ये हमारा कण सुरंग और गर्त के रूप में कंपन कर रहा है, तो 1 सेकंड में, इकाई समय में कंपन की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है बच्चों। कंपन की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से कंपन करते हुए पहुंचेगी तब उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चलने लगेगा बच्चों। तो 2 चीजों पर निर्भर करेगा, एक तो जो आपतित विकिरण है इसकी आवृत्ति कितनी है, दूसरा इस धातु का कार्यफलन कितना है। कार्यफलन कहां से शब्द आ गया? कार्यफलन का मतलब होता है बच्चों कि किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि कम ऊर्जा की आवश्यकता है, यदि उसका कार्यफलन कम है, मतलब कार्य को संपन्न कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए टोटल कितना उसे एनर्जी की आवश्यकता है। तो इस धातु का यदि कार्यफलन कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकता है और इलेक्ट्रॉन का वेग भी अधिकतम हो सकता है। लेकिन यदि कार्यफलन अधिक है तो फिर ज्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक विकिरण की आवृत्ति पर और धातु का कार्यफलन। अगला क्वेश्चन बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जितनी मात्रा होती है उतने ही जूल के बराबर होता है। जरा ध्यान दो, 1.602 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर। बच्चों कितना? 1.602 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? व्याख्या की बात कर रहे हैं, खोज की बात नहीं कर रहे हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो हर्ट्ज ने की थी। लेकिन व्याख्या किसने की बच्चों? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। क्या? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है, इसके बाद आपका एक गतिमान कण का द्रव्यमान m है और वेग v है, तो उससे दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य का सूत्र होता है h बराबर लैम्डा तरंगदैर्ध्य होता है h/mv। यदि बच्चों प्रकाश का वेग c होता तब लैम्डा बराबर कितना हो जाता? h/mc। ठीक है, यदि प्रकाश का वेग यानी प्रकाश का चाल c होता तो h बराबर कितना निकल कर आता, लैम्डा बराबर कितना निकल कर आता? h/mc। कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे, फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? अगला क्वेश्चन है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो 0 होता है।
लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटान का द्रव्यमान कितना होता है? तो भाई लैम्डा तरंगदैर्ध्य के लिए आपको यह समीकरण लगाना पड़ेगा। ये कहां से आ गया सर? मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि E बराबर होता है एच न्यू और E बराबर होता है एम सी स्क्वायर। ये प्लांक के अनुसार या आइंस्टीन के अनुसार, दोनों को तुलना कर दो। तो एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू। अब न्यू बराबर होता है बच्चों, न्यू बराबर होता है सी अपान लैम्डा। सी से सी काट दो तो आपका m बराबर आ जाएगा h अपान सी लैम्डा। यही ना आएगा? यही ना आएगा द्रव्यमान? जी हाँ भाई साहब, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, बनेगा ना बराबर। यदि बोला गया न्यू आवृत्ति वाले, आवृत्ति की बात कर रहा, फोटान का द्रव्यमान, तो आवृत्ति के स्तर पर द्रव्यमान इतना हो जाएगा m बराबर एच न्यू अपान सी स्क्वायर। ठीक है, बस सिंपल है, पक्षांतर कर देंगे यार, कुछ भी नहीं है, पक्षांतर कर देंगे। ये हमारा तरंगदैर्ध्य के फॉर्म में था, ये हमारा प्रकाश के चाल के फॉर्म में। गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के अस्तित्व की पुष्टि का प्रयोग किसके द्वारा किया था? डेविसन जर्मन प्रयोग द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? डेविसन जर्मन प्रयोग द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रकाश का फोटान प्रकृति क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो भाई एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चूंकि सबको पता है प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना होता है। उस पैकेट या उस बंडल या प्रत्येक पैकेट या प्रत्येक बंडल को ही हम फोटान कहते हैं, जिसकी ऊर्जा एच न्यू के बराबर होता है। यही है बच्चों, कुछ भी नहीं है। प्रकाश की फोटान प्रकृति, जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, वही कण कंपन करते हुए हमारे पृथ्वी तक पहुंचते हैं, सिंपल सा एनर्जी जो है ट्रांसफर करते हुए। तो ये माना गया कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे बंडल के रूप में, छोटे छोटे पैकेट के रूप में पाया जाता है, जिन पैकेटों या बंडलों को फोटान कहा गया, जिसे क्वांटा भी कहते हैं। डी ब्रॉगली समीकरण क्या है वो तो हमने सिद्ध कर दिया था, यहाँ पे तरंग पूछा है। डी ब्रॉगली तरंग समीकरण भी लिखना है, अभी आपने देखा था लैम्डा बराबर एच अपान एम बी या लैम्डा बराबर एच अपान एम सी समीकरण है, ठीक है। समीकरण में यहां पे लिख देता हूं, एक तो लैम्डा बराबर एच अपान एम भी या बच्चों लैम्डा बराबर एच अपान एम सी, ये दोनों तरंग समीकरण है। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संलग्न रहता है, इसको डी ब्रॉगली ने बताया, इसलिए हम इसे डी ब्रॉगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो, तो अगला क्वेश्चन है द्रव्य तरंग की विशेषताएं लिखना है, कोई दो। तो पहला नंबर बच्चों, द्रव्य तरंग की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय नहीं होती। कैसी नहीं होती? विद्युत चुम्बकीय नहीं होती। दूसरा नंबर लिखना है द्रव्य तरंग का तरंगदैर्ध्य कण की प्रकृति के आवेश से स्वतंत्र रहता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मेरे को डाउट था इसलिए समय लग गया। दूसरा नंबर है द्रव्य तरंग का जो तरंगदैर्ध्य है कण की प्रकृति या आवेश से स्वतंत्र रहता है, ठीक। दो आपको लिखना है, द्रव्य तरंग की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय नहीं होती, क्योंकि ये विद्युत चुम्बकीय तरंग आवेशित कणों से उत्पन्न होती है, इसलिए ये नहीं होती। दूसरा लिखना बच्चों, द्रव्य तरंग का तरंगदैर्ध्य कण की प्रकृति या आवेश से स्वतंत्र रहता है। ओके, चलिए विकिरण की द्वैती प्रकृति क्या है ये आपको समझाना है कि विकिरण की कुछ परिघटनाओं में तरंग की भांति भाई व्यवहार करता है और कुछ में कण की भांति व्यवहार करता है। जो विकिरण है कुछ परिघटनाओं में तरंग की भांति और कुछ परिघटनाओं में कण की भांति व्यवहार करता है, इसलिए कहा जाता है विकिरण की जो प्रकृति है या विकिरण की जो प्रवृत्ति है वो द्वैती प्रकृति यानी दो प्रकार से दर्शाता है, कुछ परिघटनाओं में तरंग की भांति और कुछ परिघटनाओं में कण की भांति बच्चों, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये जो विकिरण है वो द्वैती प्रकृति का होता है। तापानिक उत्सर्जन क्या कहलाता है समझाइए, बताइए। तापानिक उत्सर्जन बताओ जरा, तापानिक उत्सर्जन क्या है? भाई किसी धातु को जब गर्म करेंगे, ताप देंगे, यानी किसी वस्तु को गर्म करें या ताप दें और ताप देने से उससे क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाए, तो यह परिघटना तापानिक उत्सर्जन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? तापानिक उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। किसी वस्तु को गर्म करें, जैसे मान लीजिए कंडील है, कंडील की सहायता से किसी धातु को यदि हम गर्म कर दें तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तो यह परिघटना बच्चों कहलाता है तापानिक उत्सर्जन। ताप के द्वारा उत्सर्जन तापानिक उत्सर्जन कहलाता है, यानी किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो ताप मिलता है, ताप से उसे एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग तैयार नहीं करते हैं। चलो भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है?
ऊर्जा क्या है बताओ। तो भाई साहब कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट से विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। सब कुछ लेक्चर हमने कराया है और ये सब कुछ हमने लेक्चर के बीच में सब कुछ बताते चले कि ऐसे भी प्रश्न आते हैं, लेकिन लास्ट में मैं कोशिश यही करता हूं कि 10-12 प्रश्न ऐसे होते हैं चैप्टर में जो कि आपको यदि तैयार कर लेते तो बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चों। तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल आप लोग तैयार कर ही लिया करो, ठीक है। कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसे हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। मतलब एक वोल्ट के विभवांतर से हम उसे त्वरित करें, और इसका आपने आंसर देख ही लिया। इसका मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ जूल। पहले क्वेश्चन में आपने पाया। तापानिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं बताओ। अभी हमने कहा कि किसी वस्तु को यदि गर्म कर दें, ताप दे दे, तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाए, यह परिघटना तापानिक उत्सर्जन है। इसकी शर्तें भी हैं कि 2 शर्त होना चाहिए, कार्यफलन कम होना चाहिए और गलनांक अधिक हो, ताकि वो गले ना, कम ताप पर गल ना जाए, नहीं तो पता चला वो द्रवित अवस्था में बदल जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तापानिक उत्सर्जन, किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेगा बच्चों, ये तापानिक उत्सर्जन कहलाता है। तापानिक उत्सर्जन, यदि किसी वस्तु को गर्म करें तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्सर्जित होने लग जाएगा। इसके 2 गुण होने चाहिए, कार्यफलन कम हो यानी कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, और गलनांक अधिक हो मतलब वह कम ताप पर गले ना। ठीक, और भी इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन है, जैसे देहली आवृत्ति किसे कहते हैं बताओ जरा। देहली आवृत्ति क्या है भाई, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना हो, वो देहली आवृत्ति कहलाती है। लिख लो, नोट कर लो, लिख लो भाई। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, तो वह प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश से धातु के सतह से, यानी प्रकाश के द्वारा धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना हो पाए, तो वह आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। मतलब एक निश्चित आवृत्ति है बच्चों, जिससे यदि कम आवृत्ति की प्रकाश किरणें आपतित हो तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना हो। कार्यफलन तो आपने पढ़ ही लिया। तो उम्मीद करता हूं इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन तथ्यात्मक प्रश्न हैं वो बन जाएंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव भी मैंने बता दिया था, इसके नियम की व्याख्या हमने आपको करा दी है। और आज का बस इतना ही। परमाणु जो चैप्टर है वो अब बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करते चलें। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी बेहतर होती रहे बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।